हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 13 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 14 मार्च 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दो अभाज्य संख्याओं x और y जिसमें x जो है y से बड़ी है का एलसीएम 119 है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए दोनों जो है x और y दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनका गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, तो हम लोग 119 को दो पार्ट में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 सत्ते 119 होता है, जिसमें 17 और 7 दोनों जो है अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो x का एक वैल्यू हो जाएगा, y का एक वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर देखना है x जो है y से बड़ी है, तो बड़ी वाली जो है वो x बन जाएगी और छोटी वाली y। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। 3y करना है तो y का वैल्यू 7 है तो 7 या 21 हो जाएगा, माइनस x का वैल्यू 17 है तो 17 कर देंगे। 21 में 17 घटाएंगे तो 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कितने गुणनखंड सम है। ठीक है, देखिए जैसे ही सम गुणनखंडों के बारे में पूछे कि कितने गुणनखंड हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में से एक दो बाहर कर लेंगे। तो एक दो बाहर जब करेंगे तो अंदर बच जाएगा कितना, यहाँ देखिए 2 की पावर 7 है तो बच जाएगा 2 की पावर 6। उसके बाद 3 की पावर 4, जो भी जैसे है उसको उसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 7 की पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो हम लोग अंदर की ओर फोकस करेंगे। और गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर में एक एक बढ़ा के गुना कर देते हैं। तो यहाँ 6 है तो हो जाएगा 7, यहाँ 4 है तो बन जाएगा 5, और यहाँ पर 3 है तो 4, और यहाँ पर 1 है तो 2। सबको गुना करेंगे, 4 दूना 8 पंजे 40 गुना 7 यानी कि 4 सत्ता 28 पर 1 जीरो। तो 280 जो है इसमें सम गुणनखंड है। ठीक है, अगर यहाँ पर विषम गुणनखंड के बारे में पूछते तो हम लोग यहाँ पर 2 की पावर कुछ भी रहे उसको यहाँ से हटा देंगे और बाकी पर एक एक पावर बढ़ा के गुना कर देंगे। अगर कुछ नहीं रहा तो सिर्फ नॉर्मली पूछता है कि इसमें कितने गुणनखंड हैं, तो सब की पावर में एक एक बढ़ा के गुना करके लिख देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इसका मान निकालना है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर 4 और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स की पावर 2। तो यहाँ देखिए इस पर हम लोग जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए अगर इस तरह से लिखें ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला यही यूज हुआ है यहाँ पर। तो उसी तरह से यहाँ भी कर देंगे तो ये बन जाएगा पहला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस एक्स है। और यहाँ देखिए भाग है तो हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे तो ये उलट जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। फिर गुना है 1 बट्टा एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको और इसको काट देंगे, यहाँ से एक्स और एक्स कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, अब देखिए यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और देखिए नीचे 1 प्लस एक्स और एक्स माइनस 1 है। ठीक है, तो इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर, ऊपर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स, दोनों को गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे कट गया, सिर्फ बच गया हमारे पास माइनस का 1। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसको कह रहा है पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रेकरिंग और पॉइंट को भूल जाइए, सिंपल सा नंबर लिखिए, क्या है 12464 यानी 12,464। अब उसमें वो माइनस करेंगे जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा, जैसे है 124 तो 124 यहाँ पर माइनस कर देंगे। और नीचे क्या पड़ेगा, नीचे जितना अंक का रेकरिंग हो रहा है उतना बार 9, तो 2 अंक का रेकरिंग हो रहा है तो 2 बार 9 डालेंगे। उसके बाद जितना अंक का रेकरिंग नहीं हो रहा उतना बार 0 डालेंगे। ठीक है, अब इसमें माइनस कर दीजिए ये 124, तो माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना बनेगा 3 और यहाँ पर 12 यानी 12,340, और नीचे है 99,000। तो यहाँ से एक जीरो काट दीजिए। अब किससे कट रहा है, ये 4 3 7 2 9 1 10, ये जो है 2 से कट रहा है, 2 से कटाएंगे 617, और नीचे बन जाएगा आपको कितना 4950। ठीक है, तो 617 बट्टा 4950 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप इसके सबसे छोटे कोण के माप के दोगुने से 12 कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे छोटे कोण का अगर हम लोग x मान लें
तो बड़ा कोण इसका कितना बनेगा, यहाँ क्या कर रहा है, माप के 2 गुने से 12 कम, यानी ये बन जाएगा 2x माइनस का 12। ठीक है, देखिए आपको ये बिना डायग्राम के समझ में आनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में संगत कोणों का योग 180 होता है और संगत कोण में से एक कोण छोटा और दूसरा कोण बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया छोटा वाला, ये बड़ा हो गया, यानी दोनों संगत कोण ही है, दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो दोनों को जोड़ के हम लोग 180 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा 192, 3 से कटाएंगे इसको 64 आ जाएगा। तो x का वैल्यू ये आ गया। तो किसके बारे में पूछ रहा, बड़े कोण, बड़ा कौन कौन सा था, ये वाला था। इसमें x का वैल्यू रखेंगे तो बनेगा 64 दुना 128 माइनस का 12, यानी कि 116 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, यदि ये है तो इसका मान निकालना। तो इसमें आप जो है x और y का रेशियो ले लीजिए। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो एक अंक हम लोग यहाँ पर 0 हटा देते हैं और पॉइंट दोनों जगह से हटा दीजिए। तो ये देखिए इस तरफ 5 रहेगा और इस तरफ से आएगा 250, 5 से कटाएंगे एक बार में, 5 से कटाएंगे 50 बार में, यानी x का 1 और y का 50 वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इसका जो वैल्यू निकालना है, तो y का अगर 50 रखें तो 50 माइनस 1 कितना बन जाएगा, ऊपर 49 और नीचे बन जाएगा 51। तो ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं, इस आंकड़ों का मानक विचलन की गणना करना है। ठीक है, तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए माध्य। तो इसका माध्य कैसे निकलेगा, सबको जोड़ के जितना नंबर उससे डिवाइड कर देंगे। तो 7 6 13 5 18 4 22 3 25 हो रहा है और टोटल 5 नंबर है, 5 से कटाएंगे तो 5 इसका माध्य आएगा। ठीक है, अब मानक विचलन निकालना है तो आप डायरेक्ट इसको रूट में ले लीजिए, नहीं तो प्रसरण निकाल लीजिए। तो मानक विचलन ही डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग। रूट अंडर क्या करते हैं, माध्य से प्रत्येक प्रेक्षण का तुलना करेंगे और उसका स्क्वायर करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 5 और 4 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1, उसी तरह 5 5 का डिफरेंस 0 और 5 6 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 7 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4, और नीचे वही देंगे जितने प्रेक्षण है। तो यहाँ पर 5 प्रेक्षण है तो 5 देंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 5 1 6 4 10, 10/5 कटाएंगे तो 2 बार में ये कटेगा, यानी √2 जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात ये है, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए लड़कियों का ये है 13, 13 का परसेंटेज निकालना है, टोटल टोटल कितना है 25, तो 13/25, 1/25 4%, तो 13 से गुना करेंगे तो 13 चौके 52% इसका आंसर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको 10 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 10 से इसको विभाजित करना, तो हम लोग इस वाला पद जिस पर पावर है उसको हम लोग इस तरह से तोड़ते हैं, 10n प्लस का 1 या फिर 10n माइनस का 1 में तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 11 ही है, तो इसको सिंपल 1 से गुना करके +1 - 1 करिए, यानी कि इसको 10 + 1 लिखिए सीधा सीधा। आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो लास्ट में उसमें +1 या -1 बनाना है। ठीक है, ताकि हम लोग शेषफल आसानी से निकाल सके। इसकी पावर 9 हो जाएगा, उसके बाद +7 है, इसको डिवाइड करना है 10 से, तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला पद जो है कट ही जाएगा, बचेगा 1 जो कि हमारा रिमाइंडर है। तो इधर से रिमाइंडर 1 आ गया और 7 पहले से, तो 7 + 1 8 जो है इसका शेषफल निकलेगा, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है, यदि साइन ए दे रखा है तो 10 to a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें a जो है 90 और 0 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, 10 to a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 10a/1 माइनस 10a² a। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को 10a का वैल्यू निकालना है। तो साइन a का दे रखा है तो 10a का आराम से निकाल सकते हैं। साइन होता है क्या, p/h, तो यहाँ से b निकाल लेंगे, b निकालेंगे तो कितना होगा, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो √17 का स्क्वायर 17 माइनस p 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो 17 - 16 1 आ जाएगा b का वैल्यू। तो यहाँ पर रख देंगे, 2 10 हो जाता है क्या, p/b, p दे रखा है 4 और b हम लोग निकालना है 1, तो 1 को नीचे लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद 1 - 10² a लेते हैं, 1 - 10 का वैल्यू कितना होगा, p/b यानी कि 4/1, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, तो यहाँ से आगे कितना 8 और नीचे 1 - 16 करेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा माइनस में, तो माइनस में 8/15 जो है इसका आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, उनकी लंबाइयों का अनुपात 7:5 है और बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए जैसे ही भुजा की लंबाई का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल के बारे में पूछे, हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनुपात 7 है, तो इसका जो एरिया का रेशियो निकलेगा इसके स्क्वायर, यानी कि 49/25 हो जाएगा। ये बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना है 1127, जबकि यहाँ पर है 49, यानी ये जो है 1127 का वैल्यू है, निकालना है 25 का।
तो ये अगर देखें तो कितना गुना है, 49 से ये 2 बार में लगाएंगे 98, बचेगा कितना, 14। ठीक है, 14 और उस पर साथ 147 हुआ, तो 49 दिया होता है 147। तो इसको भी 23 गुना हम लोग करेंगे, तो 25 गुना 25, 625 में 50 माइनस कर देंगे तो ये 575 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान किसके बराबर होगा? तो देखिए इसको हम लोग वैल्यू पुट करके नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सारा ऑप्शन जो है एक ही वैल्यू देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको के इक्वल मानेंगे। के इक्वल माने तो क्या हो जाएगा, पहला ए बराबर बी के हो जाएगा, या के बी लिख दीजिए। उसी तरह से इसको जब के इक्वल करेंगे तो बी बराबर हो जाएगा के सी, उसी तरह से सी बराबर हो जाएगा के डी। ठीक है, अब क्यूब में बात चल रहा है तो हम लोग इसको क्यूब करेंगे। इस क्यूब जब करेंगे तो ए क्यूब बराबर बन जाएगा के का क्यूब बी का क्यूब, उसी तरह से बी क्यूब बराबर बनेगा के का क्यूब सी का क्यूब, उसी तरह से यहाँ पर सी का क्यूब बराबर बनेगा के का क्यूब डी का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे सबको दोनों तरफ। अगर जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, लिख देते हैं यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और राइट साइड में देखिए के क्यूब सारे में है, तो के क्यूब हम लोग कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा क्या, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, यानी बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। ठीक है, देखिए ऊपर है बी सी डी का क्यूब, नीचे ए बी सी का क्यूब, तो हम लोग इसको इस तरफ ले आएंगे, के क्यूब को इस तरफ ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1/, के का क्यूब बराबर बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब, और नीचे हो जाएगा इधर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए सबको हम लोग क्या के इक्वल माने हैं, जबकि यहाँ पर अगर देखें इसी का वैल्यू पूछ रहा है, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं इसी के बारे में पूछ रहा है, इसका वैल्यू है क्या, 1/के क्यूब। तो 1/के क्यूब में हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू रख देंगे, यानी के बराबर क्या माने हैं, 1/b, सबका के बराबर ही है, तो सबका वैल्यू एक एक करके रख देंगे यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 1/, पहला अगर लें तो a/b, गुना दूसरा लें तो b/c, गुना तीसरा लें तो c/d। तो ये देखिए कट जाएगा, बचेगा a/d, जिसमें d ऊपर चला जाएगा, बचेगा बन जाएगा d/a। ऑप्शन नंबर 1 में है d/a, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल थोड़ा गलत है तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है माध्य की गणना करिए, तो माध्य निकालना आसान है, सबको जोड़ के जितने फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशियां समान है तो ए का वेतन कितना है? देखिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ कह रहा है कि उनकी बचत जो है समान है, तो देखेंगे ए का बचत कितना है, बी का बचत कितना है, दोनों को बराबर कर देंगे। तो ए जो है 95% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 5%, यानी ए का 5% बराबर करेंगे। बी का कितना बचत है, 80% खर्च कर रहा है, यानी 20% बचा रहा है ये। ठीक है, 100% उसका वेतन होगा, जिसमें 80 खर्च कर रहा है तो 20 ही बचा रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 से कटा देंगे इसको 4 बार में, तो ए और बी का जो यहाँ पर रेशियो आया, क्या आया, 4 और 1। ये हो गया इसका वेतन का अनुपात। अगर देखें टोटल जोड़ के तो 4 1 5 यूनिट बन रहा है, जबकि सवाल में इनके वेतन का योग दे रखा है 4300, तो इसको हम लोग 4300 के बराबर करेंगे। ए का वेतन पूछ रहा है, ए का कितना था, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ये कितना गुना है, 5 8 40 और 5 6 30, 680 गुना, इसको भी हम लोग 600 ये 860 गुना कर देंगे, तो ये बन जाएगा कितना, 3200 और 240, यानी कि 3440। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 8 वर्ष बाद स्वयं की कितने गुनी हो जाएगी? ठीक है, देखिए बात चल रही है कि यहाँ पर स्वयं की 2 गुनी हो रही है। 2 गुनी मतलब क्या, 100% का यहाँ पर इसको ब्याज मिल रहा है 5 वर्ष में, तो 1 साल में इसको कितना का ब्याज मिलेगा, 100% को 5 साल से डिवाइड कर देंगे तो इसको मिलेगा 20% का ब्याज पर ईयर। ठीक है, तो 8 वर्ष में कितना का ब्याज मिलेगा, 1 साल में 20%, तो 8 साल में 8 दूना 160% इसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब देखिए किसी से भी आप निकाल सकते हैं, अब 100 मान लीजिए या 1 मान लीजिए, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 100 ही मान लेते हैं। अगर 100 इसका मूलधन हम लोग मान लें तो इसका मिश्रधन कितना बनेगा, 160% इसको ब्याज चाहिए, तो 100 का 160% 160 ही आएगा, तो 160 का ब्याज मिला तो इसका धन बन गया 260, यानी ये कितना गुना हो गया, 100 से 260 गुना निकालना, तो 260 को ऊपर रखेंगे और 100 को नीचे देंगे, तो ये कट जाएगा, 2 से 13, 2 से 5, 13/5, यानी 5 दूना 10, 3 13/5। ऑप्शन नंबर 2 में है 2 सही 3/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
यदि ये दिया है तो इसका मान निकालना है। देखिए कॉसेक माइनस कॉट है, कॉसेक प्लस कॉट जो है क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दिया रहता 3 तो ये हो जाता 1/3, यानी दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समझिए इसको। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है जिसका केंद्र ये है, और इसी केंद्र को मानकर एक और वृत्त इस तरह से इसके बाहर की तरफ से खींचा गया है, और इन दोनों वृत्त के बीच का जो ये एरिया है इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो जिसमें दे रखा है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रेडियस है वो है 6। और तो बाह्य वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, यहाँ का आंतरिक वृत्त से 50% अधिक है, तो इससे हम लोग जब 50% बढ़ाएंगे तो यानी 6 का 1.5 गुना हो जाएगा ये 9 सेंटीमीटर बाह्य वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, अब वलय का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, पाई इंटू कैपिटल आर, यानी कि बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंतर त्रिज्या का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू लीजिए 22/7 गुना, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15 हो जाएगा। एक बार अंतर ले लीजिए यानी 3 हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चेक कर सकते हैं, नीचे 7 आना जरूरी है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 3 3 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ये है 9 का मल्टीपल, ये नहीं है, ये भी है। 11 का मल्टीपल यही तो है, ये नहीं है। तो इस तरह से आंसर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण को हल करना है तो कर लेते हैं। गुना है तो दोनों को गुना करेंगे तो पॉइंट कितना आएगा, 25 25 यानी 25 आएगा, माइनस 0.5 यानी कि 0.5 भागा है तो नीचे आ जाएगा 5, और फिर से भागा तो फिर से नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे गुना में देंगे 0.5। ठीक है, जितना बार भाग रहे हैं सबको नीचे डालते जाएंगे गुना में, ये दोनों कट ही जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1/5 यानी 0.25 इधर हो गया, 1/5 को आप कितना बोल सकते हैं, 0.2, माइनस करेंगे तो 0.05 इसका जो है आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है, उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए रमा यानी आर लिखते हैं, आर जो है 1 घंटा में 36 बक्से पैक करती है, और उसकी बहन बहन को सिस्टर लिखते हैं एस, वो 3 घंटे लगाती है इसी 36 बक्सा को पैक करने में। तो इसका 1 घंटा का रेट कितना हो गया, 3 से 36 को डिवाइड करेंगे यानी ये 1 घंटा में 12 बक्सा पैक करेगी। ठीक है, जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेगी तो 1 घंटा में कितना बक्सा पैक होगा, 36 + 12 यानी कि ये 48 बक्सा पैक कर पाएगी 1 घंटा में दोनों मिलकर। ठीक है, तो पूछ रहा है 36 बक्सों को पैक करना है, और दोनों का 1 घंटा का स्पीड कितना है, 48 बक्सा, तो 48 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो ये आवर में होगा। आंसर दे रखा है मिनट में, तो इसको हम लोग आगे 60 से गुना कर देंगे, तो ये बन जाएगा कितना, 12 पंचे 12 चौके 4 से 9 बार में 9 पचे 45 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्या का अनुपात 3 5 है, इनका एलसीएम 105 है, संख्या का अंतर इजी सवाल है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम को बराबर कर देंगे, 15 का 7 गुना है। दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों में कितना का अंतर है, 5 और 3 में 2 का अंतर, 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। इसका 7 गुना है, इसको भी 7 गुना करेंगे तो 14 जो है इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा साधारण ब्याज की 3.5% दर पर, 1/3 हिस्सा 7.5% दर पर और शेष हिस्सा 8% दर पर निवेश करता है। यदि प्राप्त वार्षिक साधारण ब्याज की राशि इतना है तो निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कितना कितना हिस्सा लगाया है, 1/4, उसके बाद 1/3, ठीक है, और शेष भाग। तो हम लोग जो टोटल है इसका दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसके पास जो है 12 यूनिट धन था, जिसमें पहला पार्ट यानी 1/4 हिस्सा कितना आ जाएगा, 12 का 1/4 3 यूनिट धन 3.5% पर लगाया है, इसको आप लिख सकते हैं 3.5%। ठीक है, उसके बाद 12 का 1/3, 12 का 1/3 कितना होगा, 4 यूनिट धन, यानी 4 यूनिट जो है ये लगाया है कितना, 7.5% पर, तो इसको लिख सकते हैं 7.5% यानी 7.5। और शेष धन, शेष कितना बचा, 12 में 3 4 7 इधर हो गया, बचा शेष कितना 5, यानी 5 यूनिट धन जो है 8% पर लगाया है, यानी इसका रेट है 8%। ये हो गया हमारा इसका धन का रेशियो जो इसरो ने निवेश किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 का 3.5% निकालना आसान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल जीरो सब में चिपका देंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी, इसमें कि ये हमारा क्या था, ये हमारा टोटल था। अब देखिए
300 का 3.5% निकालना आसान है। कितना हो जाएगा, परसेंटेज के लिए डबल जीरो हट जाएगा, 35 × 105 यानी 10.5 रुपया यहाँ से इसको ब्याज मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर कितना मिलेगा, 7.5 × 4 यानी 30 रुपया मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से कितना मिलेगा, 8×5 40 रुपया मिलेगा। अगर टोटल ब्याज देखें यहाँ पर सबको जोड़िए, 40 से 70 10 80.5 रुपया यानी 80.5 रुपया जो है इसको ब्याज मिला है। जबकि एक्चुअल में ब्याज कितना मिला है सवाल में देखिए 2576। तो इसको बराबर कर देंगे। निवेशित पूंजी यानी टोटल निकालना है कितना, 1200 यूनिट का निकालना है। तो कितना हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करें यानी 2576 को 80.5 से डिवाइड करेंगे और 1200 का निकालना है तो 1200 से गुना करेंगे। पॉइंट हटा के यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए। अब ये 5 से कट रहा है, 5 से कितना आएगा 16 यानी 161, 5 से ये 24 पर 2 जीरो, 161 से इसको कटाएंगे। आप कितना एक बार में अगर कटा दें, एक बार में ही कटेगा वैसे, बचेगा कितना 6 और 9 यानी 966, 16×96 ये 6 बार में कट रहा है यानी 16 बार में पूरी तरह से 161 से ये कट गया। अब 16 × 24 करेंगे, यही इसका आंसर होगा। कितना होगा 16 चौके, पहले जीरो दे दीजिए, 16 चौके 64 बचा 6, 16 दूना 32 से 38, 3,84,000 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। क्या है हमारे पास 8/3, भाग है तो गुना कर देंगे तो आगे वाला उलट जाएगा यानी कि 5/3 हो जाएगा, गुना 7/5, और नीचे भी उसी तरह से करेंगे 5/3 गुना 7/5 हो जाएगा, ये उलट जाएगा। उसके बाद 8/9 है और आगे है भाग में 9। अब जो कटने वाला है उसको कटा देंगे। ये देखिए 5 5 कट रहा है, यहाँ से भी 5 5 कट रहा है। अब ऊपर वाला देखिए 7 यहाँ से कट रहा है, 8 यहाँ से कट रहा है। ठीक है, और 9 जो है यहाँ से दोनों 3 को काट देंगे, ये 3 बचा नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 3/9, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1/3। ठीक है, 3 से कटाएंगे, 3 1 का 3, 3 3 9, 1/3 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसका HCF निकालना। ठीक है, देखिए छोटा नंबर को अगर देखें तो ये क्या है 156 यानी कि ये 12×13 होता है। ठीक है, यानी 3 × 4 × 13। तो ऑप्शन देखें तो बड़ी नंबर से शुरू करें, बड़ी नंबर है 17, तो 17 का मल्टीपल ये नहीं है, इसका मतलब ये HCF नहीं हो सकता। उसके बाद 13 का नंबर है यानी सबसे बड़ी नंबर 13 ही बचा ऑप्शन में। 13 से तो ये कट ही रहा है, तो ये कट रहा है क्या, 13 × 39, 13 का मल्टीपल है ये। ठीक है, ये 13 9 117, 13 1 का 13, 13 से तीनों कट रही, इसका मतलब 13 ही जो है इसका HCF निकलेगा। ठीक है, अगर 13 से तीनों नंबर नहीं कटती तो हम लोग आगे 4 या 3 से चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यदि x - y ये है तो इसका मान निकालना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो ये बनेगा x³ - y³ -3xy इंटू x - y जो कि 1 है, तो इसको हम लोग 1 कर देंगे बराबर 1। तो ये वैल्यू पूछ रहा है जो कि 1 आया, तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़ाकर 12.5% किया जाता है तो एक व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय में इतना की वृद्धि होती है, उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए रेट में कितना का बढ़ोतरी किया है 4.5%। ठीक है, इसको लिख दीजिए 4.5%। जबकि यहाँ अगर देखें तो 369 का वृद्धि है, तो इसको बराबर कर देंगे। मूलधन निकालना 100% का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा 369, उसको 4.5 से डिवाइड करेंगे, गुना कर देंगे 100 से। तो पॉइंट के लिए यहाँ पर जीरो दे दीजिए, 9 से कट रहा है, 5 बार में 9 चौके 9 1 का। ठीक है, अब ये कट रहा, 5 से ये कटा देंगे ये 200 बार में। ठीक है, 41 दूना 82 पर 2 जीरो, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, यदि 19 पुस्तकों का क्रय मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि निकालना। तो यहाँ पर CP और SP का क्या रेशियो बनेगा, देखिए विक्रय मूल्य के साथ 25 पुस्तक है तो ये कॉस्ट प्राइस में चला जाएगा, और क्रय मूल्य के साथ 19 पुस्तक है तो ये 19 सेलिंग प्राइस में चला जाएगा। ये रेशियो हो गया, यानी 25 का सामान 19 में हम लोग बेच रहे हैं, 6 का नुकसान ले रहे हैं 25 के ऊपर। तो कितना हो जाएगा ये 1/25 4%, तो 6/25 हो जाएगा 24%, यानी 24% का जो है इसको नुकसान हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो इन सबसे पूर्णतः विभाज्य है। तो हम लोग ऑप्शन चेक कर लेंगे। देखिए 18 क्या है 9 × 2, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और 55 क्या है 11 × 5, 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए। पहले 9 का देखेंगे, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है। इस तरह से आराम से निकाल सकते, नहीं तो क्या सबका एलसीएम निकाल लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं 7 दिन में 49 रुपया कमा सकते हैं, 3 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में इतना कमा सकते हैं।
एक पुरुष और एक महिला को 27 रुपया कमाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए लॉजिकली इसको समझिए। दो पुरुष तीन महिलाएं 7 दिन में इतना कमा रहे, तो एक दिन में कितना कमा रहेंगे। 7 से 49 को डिवाइड करिए, यानी कि 7 रुपया जो है उसका इनकम है पर डे का, इन दोनों का, दो पुरुष और तीन महिला का। उसी तरह से यहाँ भी 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12, यानी 12 रुपया जो है ये दोनों मिलकर एक साथ में एक दिन में कमा रहे हैं, यानी 3 पुरुष और 6 महिलाएं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 2m + 3 वोमेन, ये एक दिन में कितना कमाते हैं 7। उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे 3 men + 6 वोमेन, ये कमा रहे हैं 12 रुपया। पूछ रहे हैं इसके बारे में, तो हम लोग एक मैन और एक वोमेन का निकाल के उसके बाद यहाँ पर बैठा देंगे। तो यहाँ देखिए इक्वेशन बन गया एक तरह से। तो यहाँ पर आप इसको इक्वल कर लीजिए, इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे या ऊपर वाला में, तो नीचे लिख देते हैं गुना करके, ये बन जाएगा 4m + 3 दूना 6w = 7 दूना 14। डिफरेंस कर दीजिए दोनों को, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में m और यहाँ पर आएगा माइनस में, तो दोनों तरफ हम लोग प्लस में लिख रहे हैं, यानी m का वैल्यू हमारा आ गया 2। m का 2 आया तो w का निकालेंगे कहीं से भी, ये वाला में रख दिया m का वैल्यू, तो 2 दूना 4, 4 उधर जाएगा तो 3 होगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि ये यहाँ पर वैल्यू रख के कैसी है, तो बेसिक चीज़ है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, तो उतना बताना जरूरी नहीं इसको डिटेल में। ठीक है, तो m का 2 आ गया, w का 1 आ गया। अब देखिए अगर ये दोनों एक एक आदमी एक साथ काम करे, यानी एक मैन एक वोमेन, तो एक दिन में कितना कमाएंगे, मैन कमाएंगे 2 रुपया, वोमेन कमाएंगी 1 रुपया, तो टोटल हो गया 2 1 3 रुपया। इसको कमाना कितना है 27 रुपया, तो कितने दिन लगेंगे, 27 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये 3 से, तो इसको 9 दिन लग जाएंगे टाइम, तो 9 दिन ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, सक्सेसिव लगा देते हैं, यानी 25 + 25 + 25 गुना 25/100%, यही टोटल इसका वृद्धि होगा। कितना होगा, इधर तो 50 हो गया प्लस इधर कितना हो गया, जो गुना करेंगे तो 625, 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा, ये कितना हो गया 56.25। तो ये 56.25 हुआ, इधर फ्रैक्शन में 1/4 दे रखा, तो कोई अंतर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि आप इसको रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको घंटे मिनट और सेकंड में लिखना है, सिंपल सा सवाल है, कई बार बताएं। क्या हो जाएगा, पहला तो 7 है जो दशमलव के पहले, वो तो घंटा में है ही। उसके बाद 0.17 को आप 60 से जब गुना करेंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा, 17 × 6 = 102, यानी कि ये हो गया 10.2 मिनट, जिसमें ये 10 हमारा मिनट में आ गया, 0.2 जो है मिनट में, इसको हम लोग सेकंड में बदल देंगे तो कितना होगा 0.2 इंटू फिर 60 से गुना करेंगे सेकंड में बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 12 सेकंड। कुल कितना है, 7 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताया जाता है। एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं, सब घंटे को यहाँ पर बांटा गया है। तो स्कूल और अन्य में देखेंगे, स्कूल में है कितना 7 और अदर में 2, यानी कि 7 2 9, और टोटल है 24, यानी 9/24 कटाएंगे, 3 × 9 3 × 24, यानी 3/8 हिस्सा जो है इन दोनों में बिताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सोने से संबंधित केंद्रीय कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो सोने यानी स्लीप में देखिए 8 घंटा चला जा रहा है, टोटल है 24, और इसका किसका निकालना है 360 का, तो 8 × 24 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री इसका आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दिन में खेलकूद के लिए बिताए जाने वाले घंटों का प्रतिशत कितना है। तो खेलकूद कहाँ है, स्पोर्ट्स यहाँ पर 3 है, तो 3 बिता रहे हैं कितना पर 24 पर, तो 3/24 कितना परसेंट होगा, 100% से गुना करके निकाल लीजिए, 3 8 है, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5% जो है इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें यदि कोई छात्र अन्य गतिविधियों के लिए 2 घंटे के बजाय 4 घंटे समर्पित करता है और स्कूल व खेलकूद गतिविधियों में से प्रत्येक से 1 घंटा कम करता है, तो स्कूल के घंटों में लगभग कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए यहाँ कह रहा है कि स्कूल और खेलकूद दोनों से 1 1 घंटा कम कर रहा है, तो स्कूल में यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 7 घंटा ये बिता रहा है, 7 में से 1 घंटा इधर से खिंचा के किस में चला गया है, अन्य गतिविधि में, तो 1 कम हो गया है। तो 1 कम हो गया, तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट कम हुआ, तो 1 का कमी है किसके ऊपर, 7 के ऊपर, तो 1/7 कितना होता है, ये 14 सही 2/8 होता है, तो 14% इसको लगभग हम लोग दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।